आज की जो क्लास है हमारा ट्रांसफार्मर एवं त्रिकला प्रणाली। ठीक, ये जो फिगर बना हुआ है किसका है? ट्रांसफार्मर का है। और इसमें देखिए ट्रांसफार्मर आप सभी लोग गांव में देखे होंगे, ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ठीक, गांव में शहर में सभी जगह ट्रांसफार्मर होता है और सभी लोग देखे होंगे, लेकिन इसके बारे में आज डिटेल में बताया जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और जो भी टॉपिक बताया जाएगा उसको नोट करते जाइएगा। ठीक, अब चलिए चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ये ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले यहाँ क्या है, ये जो बना है काला काला, इसको क्या बोलते हैं? बूशिंग, बूशिंग बोलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, लो वोल्टेज बुशेस, मतलब लो वोल्टेज। इसको कैसे बोल दिया बताइए? क्यों इसको लो वोल्टेज बोल रहा है? क्योंकि हम इसको हाई वोल्टेज ही तो बोल सकते थे। ये लो वोल्टेज बोल रहा है, मतलब इसके इस साइड जो बुशिंग दिखाई नहीं दे रही है, मतलब यहाँ पे इसकी जो हाइट होगी, जो हाई बुशिंग होगी, हाइट जिसकी हाइट ज़्यादा होगी, ठीक, वो हाई वोल्टेज वाली, उसकी लंबाई क्या होगी? इससे ज़्यादा होगी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ इस साइड अगर देखिए जब लाइन आती है ट्रांसफार्मर में, मान लीजिए 33 किलो वोल्ट बटे 11, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारा लाइन आ रहा है 33 kV, उसको ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, 11 kV में कन्वर्ट कर रहा है। तो 33 kV साइज जो बूशिंग होगी उसकी लंबाई बड़ी होगी, 11 kV साइड जो होगी उसकी लंबाई क्या होगी? छोटी होगी। अब इतना समझ में आया ना? अब इसको हटा देते हैं। ठीक, अब देखते हैं, कह रहा है कि ये जो बूशिंग है हमारा, ये जो बूशिंग है, ठीक, लो वोल्टेज बूशिंग है। इतना समझ में आ गया। अब ये क्या कह रहा है, देखिए कंजर्वेटर टैंक क्या होता है? एक तो देखिए हमारा मेन टैंक है, मेन टैंक, एक क्या है, कंजर्वेटर टैंक। तो सबसे पहले मेन टैंक में क्या होता है? मेन टैंक में हमारा इसी के अंदर बाइंडिंग और आयल भरा रहता है। ट्रांसफार्मर आयल मेन टैंक के अंदर। तो क्यों भरा रहता है ट्रांसफार्मर आयल? क्योंकि जब हमारी बाइंडिंग गर्म होती है तो उसको जो उष्मा होगा वो बाहर की तरफ जाएगा। तो जो आयल होगा, एक तो आयल हमारा इंसुलेशन प्रदान करता है, दूसरा क्या करता है, दूसरा हमारा कूलिंग प्रदान करता है। ठीक, कूलिंग। तो आयल गर्म होगा तो यहाँ कूलिंग ट्यूब है, इधर से सर्कुलेट होगा, और जब सर्कुलेट होगा तो यहाँ पे स्पेस है, हवा लगेगा, हवा के द्वारा, ठीक, एयर के द्वारा। ये जब ठंडा आयल होगा तो ऐसे घूमता रहेगा, ऊपर नीचे। ठीक, तो जब घूमेगा बाहर साइड आएगा तो हवा लगेगा। ठीक, तो आयल हमारा ठंडा होगा। तो जब आयल ठंडा होगा तो बाइंडिंग को भी अंदर ठंडा करेगा। ठीक, आयल इंसुलेटेड आयल होता है। ठीक, शॉर्ट सर्किट नहीं करता हो, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर उसी जगह पानी आप डाल देंगे तो बाइंडिंग क्या होगा, हमारा ट्रांसफार्मर जल जाएगा। ठीक, चलिए इसको हटाते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, ब्रीदर। यहाँ पे क्या है, ब्रीदर क्या होता है, जैसे जब कोई चीज़, अगर मान लीजिए जो ट्रांसफार्मर में आयल रहता है वो जब गर्म होता है, ठीक, जब ट्रांसफार्मर में आयल होता है वो गर्म होता है तो फैलता है, फैलेगा तो क्या होता है, जो इसका आयल भरा होता है टैंक में, ये आयल का लेवल ऊपर उठेगा, फैलेगा तो ऊपर उठेगा। ऊपर जब उठेगा भाई तो ये जो कंजर्वेटर टैंक में क्या होता है जानते हैं, इसमें भी तेल भरा हुआ होता है लेकिन पूरा नहीं भरा रहता, कुछ स्पेस रहता है। ठीक, तो जब इसका आयल ऊपर उठेगा तो ये भी थोड़ा ऊपर उठेगा, और जो एयर है, एयर इसमें कुछ एयर रहेगा तो वो जो एयर है वो बाहर की तरफ धकेलेगा, तो ब्रीदर के द्वारा बाहर निकल जाएगा। क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, एयर बाहर निकल गया, ट्रांसफार्मर गर्म है, तेल फैला। और अगर मान लीजिए ये कंजर्वेटर हम नहीं लगाए होते हम, तो क्या होता, जब तेल फैलता तो टैंक फट जाता कि नहीं फट जाता। उसी को बचाने के लिए हम लोग कंजर्वेटर ऊपर लगा देते हैं और आयर ऐसे कनेक्ट कर देते हैं उसमें। ठीक,
और अब देखिए ब्रीदर क्या किया, एयर को बाहर कर दिया। अब जब हमारा ट्रांसफार्मर ठंडा हो जाएगा, आयल जो फैला था वो सिकुड़ेगा, तो ये आयल के लेवल इसमें से नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा ना। जब नीचे आएगा तो भैया ये इसको सोखेगा, एयर को बाहर से लेगा, और एयर में नमी भी होगी। जब नमी होगी तो वो आयल में भी नमी आ जाएगी, तो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ज़्यादा नमी आ जाएगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसी से बचाने के लिए ब्रीदर में क्या किया जाता है, सिलिका जेल भरा जाता है। क्या भरा जाता है, सिलिका जेल। जब यहाँ से, जब भैया बाहर से देखिए ब्रीदर में, ब्रीदर ऐसे रहता है, ऐसे बना हुआ होता है, ठीक, ये डिब्बा होता है, यही है, मान लीजिए इसको मान रहे हैं हम लोग ब्रीदर, इसी में सिलिका जेल भरा रहेगा। तो जब हवा जाएगी ना ऐसे, तो ये पहले सोखते हुए नमी को यहीं सोख लेगी, शुष्क हवा अंदर जाएगी, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर सुरक्षित रहे। ठीक, इतना समझ में आया ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है मेन टैंक के बारे में जान गए। मेन टैंक में क्या होगा, आयल भरा रहेगा। कंजर्वेटर क्यों लगाते हैं, फैलेगा तो फटे ना, इसलिए लगाते हैं। ठीक, अब देखिए ये हमारा है ड्रेन ऑफ। यहाँ से क्या करते हैं, अगर निकालना होगा तो यहाँ से ड्रेन कर लेंगे आयल को। ठीक, क्या करेंगे, ड्रेन मतलब बाहर निकाल लेंगे। अब ऐसे तो है नहीं कि इसको तोड़ के हम लोग तेल निकालेंगे, नहीं करेंगे ना। इसके लिए क्या करेंगे, ड्रेन दिया रहता है, खोल के हम लोग आयल को निकाल सकते हैं अगर कुछ खराबी हो गई तो। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। कॉपी पेन लेके नोट करते रहिएगा, क्योंकि हम यहाँ आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। लिखा तो सारा चीज़ है ही, और जो टॉपिक मेन है आप लोग उसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब एक क्या करा है, ट्रांसफार्मर के बारे में भी देख लिए। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इसीलिए इसका इफिशियंसी क्या होता है, 99%। स्टैटिक किसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाली तो चीज़ है नहीं, कि जैसे मोटर घूम रहा है वैसे ट्रांसफार्मर घूम रहा है, घूमता है नहीं ना। ठीक, और दूसरी चीज़ ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी पे काम करता है। एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर में हम डीसी दे दिए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ट्रांसफार्मर है, ठीक, इधर अगर हम एसी सप्लाई दे देंगे भैया, डीसी अगर, तो डीसी जब देंगे ना तो इसका प्राइमरी वाला जल जाएगा, ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, एक लाइन में कोई पूछे ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, तो एसी पे, मतलब अल्टरनेटिंग करंट पे। ठीक, और ट्रांसफार्मर का किस सिद्धांत पर काम करता है पूछ दे तो अन्योन्य प्रेरण, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। अब देख लेते हैं, इसमें देखिए अंडरलाइन करा दे रहे हैं, यह एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक, और दूसरा क्या कर रहा है, विद्युत। जैसे ये देखिए हमारा परिपथ है ना, ऐसे ये कोर होता है, इधर बाइंडिंग रहेगी, इधर बाइंडिंग रहेगी। ठीक, अब इसमें अगर हम इधर सप्लाई देंगे 220 वोल्ट, इधर भी एसी सप्लाई मिलेगा। ट्रांसफार्मर अलग अलग प्रकार के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। अगर मान लीजिए 220 वोल्ट दिए, पता चला हम यहाँ 440 वोल्ट ले रहे हैं। ठीक, या इधर 440 दिए, इधर 220, अपने आवश्यक के अनुसार हम लोग ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, दूसरा चीज देखिए, जो वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है, एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। अभी हमने आपको बताया। इसके साथ ही यह क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा। मतलब कि ट्रांसफार्मर, इसका अर्थ अभी समझा देना आपको डिटेल में। देखिए ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज, जैसे मान लीजिए अभी हम आपको इसके पहले बताए थे ना कि एक ट्रांसफार्मर है, इधर 33 किलो वोल्ट है, 33 kV, और इधर साइड क्या कर रहा है, 11 kV निकाल रहा है। जो सब स्टेशन होता है उपकेंद्र ना, आपके नज़दीक जो उपकेंद्र होगा यही ट्रांसफार्मर लगा होता है। जनरली कितने होता है, 10 MVA का यूज इस्तेमाल करते हैं, 10 MVA।
ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? MVA में। एक चीज़ ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक। वाट में मत बताइएगा, किस में बताएंगे? वोल्ट एम्पियर। सब नोट करते जाइएगा कॉपी में, एक एक लाइन सब बताया जा रहा है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद देखिए क्या नेक्स्ट कर रहा है। देखिए एसी के उच्च वोल्टेज मान को निम्न और निम्न को उच्च कर सकता है, परिवर्तित करता है ट्रांसफार्मर, हमने आपको बताया, ठीक। यह केवल एसी पर काम करता है, ये भी बता दिया। अब चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, इस पे आते हैं। ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब क्या होता है? देखिए अगर ये ट्रांसफार्मर का कोर है, ये वाइंडिंग है, इधर दूसरी वाइंडिंग है, ठीक, तो इधर प्राइमरी वाइंडिंग है, तो हम यहाँ अगर 220 वोल्ट दे रहे हैं एसी, याद रखिए एसी हमेशा याद रखिएगा, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा? मान लीजिए अगर हमको चाहिए 440, ठीक, तो ये क्या कर रहा है? यहाँ वोल्टेज दे रहे हैं और इसमें जब वोल्टेज देंगे तो उसके चारों तरफ क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स, जिसमें करंट जब प्रवाहित होती है तो चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है किसी भी कंडक्टर में। तो ये जो फ्लक्स होता है एसी है तो परिवर्ती होगा, परिवर्तित होगा तो क्या होगा? ये जो कोर बना होता है सिलिकॉन स्टील का, ठीक, इसमें फ्लक्स मतलब फाई उत्पन्न होता है। जब इसको काटेगा जो चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या करेगा? इस सिलिकॉन स्टील की जो बनी होती है कोर, यहाँ से फ्लक्स जाएगा, ये घूमते हुए चारों तरफ जब आएगा इस कॉइल को काटेगा। तो फैराडे क्या का नियम है कि अगर इस कॉइल को जब किसी भी अगर फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है तो किसी भी कंडक्टर को पास ले जाएंगे तो उसमें क्या होगा? विद्युत वाहक बल पैदा होगा, मतलब EMF, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल पैदा होगा, ठीक, जिसके कारण इधर की जब हम सप्लाई दे रहे हैं प्राइमरी साइड तो सेकेंडरी साइड वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, ठीक। इसी को हम लोग कहते हैं अन्योन्य प्रेरण, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन। ये नहीं कि एक तार जोड़ के हम दूसरी साइड वोल्टेज ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। तार तो हमारा प्राइमरी भैया इधर ही साइड है, देखिए प्राइमरी केवल इतना है और सेकेंडरी इतना है, ठीक, ये द्वितीयक है, तार कहीं नहीं जुड़ा है, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अन्योन्य प्रेरण। अभी ये बताए थे ना ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बताइए क्या बताएंगे? म्यूचुअल इंडक्शन, इसी को हिंदी में कहते हैं अन्योन्य प्रेरण, ठीक। और प्रेरण का अस्तित्व केवल एसी सर्किट में होता है, ये भी हमने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है? एसी सर्किट पे। डीसी पे क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा। जब परिवर्ती नहीं होगा तो कंडक्टर पास ले जाएंगे, इसमें EMF उत्पन्न नहीं होगा, ठीक, जिसके कारण ट्रांसफार्मर डीसी पे कार्य नहीं करता, याद रखिएगा सब। इसके बाद चलिए क्या कर रहा है? अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत के अनुसार जब प्राइमरी बाइंडिंग एसी सप्लाई दी जाती है तो बाइंडिंग के चारों ओर प्रत्यावर्ती स्वाभाविक वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण सेकेंडरी बाइंडिंग में EMF उत्पन्न हो जाता है, ठीक। यही अभी हमने आपको बताया क्या कर रहा है? प्राइमरी बाइंडिंग में जब हम एसी वोल्टेज देंगे तो सेकेंडरी बाइंडिंग में प्राप्त होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण। इसी के सिद्धांत पे हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है, ठीक। अब चलिए भैया देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है। ट्रांसफार्मर की संरचना, ये सब हमने आपको बता दिया है, ठीक। अब क्या कर रहा है, देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर की क्या कार्यविधि है और उसमें क्या क्या होता है। तो अब ये संरचना दिया गया है, संरचना में क्या बनाया गया है, देखिए बस वही सेम चीज, कुछ अलग नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग कोर, ठीक। क्या होता है? कोर, नोट कर लीजिएगा। कोर के ऊपर क्या होती है भैया? बाइंडिंग, बाइंडिंग, प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग। प्राइमरी साइड प्राइमरी बाइंडिंग लिख दे रहे हैं, प्राइमरी, ठीक। ये इधर द्वितीयक लिख दीजिएगा, द्वितीयक, ठीक।
इधर द्वितीयक हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यही यहाँ बना हुआ, कुछ नहीं है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो बाइंडिंग होती है ना, वो एक कोर पे होती है। किस पे? कोर पे। कोर क्या होता है? पत्ती नुमा होता है। ऐसे नहीं कि ऐसे मोटा मोटा लोहा लगा दिया स्टील का, ठीक, ऐसे नहीं होता। ये पत्ती पत्ती करके ऐसे, इसके बाद ऐसे पत्ती के रूप में होती है। याद रखिएगा भैया, किसमें? पत्ती के रूप में किया जाता है, और इसी को बांध के फिर इसके बाद बाइंडिंग किया जाता है। ठीक, इधर प्राइमरी इधर द्वितीयक। समझ में आया? जो कोर किस रूप में होता है? पत्ती के रूप में, स्ट्रिप रूप में। ठीक, अब देखते हैं क्या कर रहा है। ट्रांसफार्मर की संरचना के बारे में दिया गया है, सब आपको हमने बता ही दिया। अब देखिए क्या कर रहा है फिगर में। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी साइड। ठीक, इधर वोल्टेज जो देगा उसे बोलते हैं प्राइमरी वोल्टेज। ये होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, जो द्वितीयक साइड होगा उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, और इसको कोर बोलते हैं। कोर लेमिनेटेड होता है। क्यों होता है लेमिनेटेड? क्योंकि हिस्टेरिसिस लॉस को, हिस्टेरिसिस हानियां हिस्टेरिसिस हानियों को कम करने के लिए कोर को क्या किया जाता है? लेमिनेटेड किया जाता है। मतलब इंसुलेटेड, मतलब लेमिनेशन उसके ऊपर कर दिया जाता है। कोर बताए थे ना पत्ती के रूप में होती है, तो सभी पत्ती को लेमिनेट करके तब बांधा जाता है। ऐसे मोटा कोर बनाया जाता है, एक ऐसे मोटा बनाया जाता है। मतलब कि पतला पतला लेमिनेटेड करके तब लगाएंगे, तब बांध देंगे, तो वहीं एक मोटा कोर हो जाता है। इसी के ऊपर हम लोग बाइंडिंग करते हैं। ठीक, और क्यों लेमिनेटेड किया जाता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर के कोर में हानियां होती हैं। कौन कौन सी हानियां होती हैं? दो प्रकार की हानियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है देखिए ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की हानियां, एक होती है लौह, दूसरी होती है कापर। ठीक, लौह हानियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हिस्टेरिसिस जी, दूसरा होता है हमारा, एक होता है हिस्टेरिसिस, दूसरा होता है ईडी करंट। ईडी करंट लॉसेस। एक होता है हिस्टेरिसिस हानियां, दूसरा होता है हमारा एडी धारा क्षति। ठीक, अब पता चला ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार की हानियां? टोटल दो प्रकार की। कौन कौन सी? लौह हानियां और कापर हानियां। लौह हानियां कितने प्रकार की? दो प्रकार की, हिस्टेरिसिस और एडी धारा क्षति। और कापर हानियां किस कारण होती है? जब लोड रहेगा तभी कापर हानियां होगी, नहीं तो नहीं हो, ओपन सर्किट में नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। ये दिया हमारा बाइंडिंग। क्या कर रहा है बाइंडिंग? ट्रांसफार्मर में अभी हम लोग आपको बताए थे, हम क्या कहे थे? ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग होती है कौन कौन सी होती है बताइए? पहला दिया है प्राइमरी बाइंडिंग, दूसरा दिया है सेकेंडरी बाइंडिंग। तो प्राइमरी बाइंडिंग किधर होता है? प्राइमरी साइड। ठीक, क्या होता है? प्राइमरी। दूसरा इधर होगा द्वितीयक, मतलब कि सेकेंडरी। दूसरे साइड जो होगा उसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक। ठीक, मतलब सेकेंडरी। क्या करा? जिस वाइंडिंग में एसी वैद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है वह प्राइमरी वाइंडिंग कहलाता है। ठीक, अर्थात जिधर हम लोग सप्लाई देते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और जिधर हम लोग लोड लगाते हैं उसको बोलते हैं द्वितीयक वाइंडिंग। ठीक, समझ में आया ना? प्राइमरी वाली वाइंडिंग किसको बोलेंगे? जिधर हम वोल्टेज देंगे उसको बोलेंगे प्राइमरी, और जिधर से आउटपुट लेंगे उसको बोलेंगे द्वितीयक। अब इसके बाद क्या कर रहा है? यहाँ बोबिन के ऊपर कुंडली बनाकर टर्न देकर निर्मित की जाती है। इसमें टर्नों की संख्या
आवश्यक फ्लक्स घनत्व उत्पन्न करने की क्षमता होती है। मतलब जितना ज़्यादा, देखिए अभी हमने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताया कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन भी करता है। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग किधर होगा, जैसे मान लीजिए हम ट्रांसफार्मर है, ये वाइंडिंग हुआ, कोर है, ये प्राइमरी हो गया, इधर सेकेंडरी। तो सेकेंडरी किधर होगा, जिधर हम लोग मान लीजिए जो गांव में ट्रांसफार्मर है, ठीक, सब स्टेशन से उसको सप्लाई आ रही है, कितना भैया आ रही है हमारा 11 kV, 11 किलोवोल्ट, ठीक। अब हमको कितना मिल रहा है गांव साइड या तो 440 या तो 220 वोल्ट मिल रहा है। तो ये हो गया, हम इसको ले रहे हैं, 440 और 220 क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो ये क्या होगा, द्वितीयक, क्या होगा, मतलब सेकेंडरी, द्वितीयक, ठीक। और जो आ रहा है ट्रांसफार्मर पे वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी। समझ में आया, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं ना, भूलिएगा नहीं। और यही चीज पूछ रहा है, सेकेंडरी बारे में बता रहा है, सेकेंडरी जिस वाइंडिंग को लोड मतलब विद्युत शक्ति का उपभोग करने वाली युक्ति से संयोजित किया जाता है वह क्या कहलाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है लेमिनेटेड कोर। अभी हमने आपको बताया था कोर को क्यों लेमिनेटेड किया जाता है, हिस्टेरिसिस, क्या किया जाता है, ईडी करंट, एडी करंट लॉसेस जो होता है, लॉसेस को कम करने के लिए क्या किया जाता है, कोर को, इसको बोलते हैं कोर, जिस पर क्या होता है, बाइंडिंग किया जाता है। कोर क्या रहता है, लेमिनेटेड, क्यों, क्योंकि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ठीक। अब देखते हैं क्या कह रहा है, कोर किस चीज का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का, ठीक। कोर जो होगा सिलिकॉन स्टील का बना रहेगा। और देखिए पटलित कोर आपस में इंसुलेटेड रहती है। अभी आपको बताया था कोर पट्टी के रूप में रहती है, वो भी लेमिनेटेड, एक दूसरे से इंसुलेटेड रहती है, ठीक, जो बताया था। इसके बाद क्या कर रहा है, कोर को एक स्टील खोल में स्थापित किया था, उसको मतलब कि सभी को कोर को बांध के एक स्टील के कोर में ऐसे रख दिया जाता है। तो देखने में लगता है कि हमारा कोर ठोस है, जनरली ये क्या होता है, पट्टी के रूप में बना हुआ होता है, क्यों, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ठीक। और एक बात ये भी जान लीजिए, अब बता ही दे रहे हैं, देखिए पत्ती के रूप में जब बना रहे, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R बराबर रो एल अपान ए। तो भैया अगर हम मोटा बना देंगे, ठीक, ये जब पत्ती के रूप में करेंगे ना, पत्ती के रूप में करेंगे तो एरिया सभी का ज़्यादा आएगा। तो रेजिस्टेंस का मान देखिए जब एक रहेगा, हाँ ये जो है, ये देखिए कोर को पत्ती के रूप में क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर देखिए एक अकेला बना देंगे तो इसका एरिया ज़्यादा है, एरिया जब ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा, रेजिस्टेंस का मान जब कम होगा तो कोर में ज़्यादा धारा प्रवाहित कोर में होगी, तो लॉसेस किस में होगा, कोर में, जो कि कोर में लॉसेस हमको नहीं चाहिए, ठीक। उसी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोर को पट्टी के रूप में, यहाँ देखिए दिया है, क्या कह रहा है, स्थापित किए थे, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को लेमिनेटेड कोर स्थापित किया जाता है, वो भी पटलित कोर के रूप में, मतलब पट्टी के रूप में, ठीक, समझ में आया ना। अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है, देखिए कोर का मुख्य कार्य क्या क्या है बताइए, प्राइमरी बाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग पूर्ण करना। जो देखिए जब हम यहाँ 220 कुछ भी वोल्टेज देंगे तो इसमें जो
करंट प्रवाहित होगा इस तार में तो चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होगा। क्षेत्र क्या करेगा, इसी कोर के द्वारा भैया इसे फाई यहाँ से होते हुए यहाँ से ऐसे घूमेगा। वो भी एसी करंट के द्वारा उत्पन्न हो रहा है तो परिवर्तित होगा ऊपर नीचे। तो क्या करेगा, इसमें काटेगा, इस तार को जब काटेगा तो यहाँ विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, E2 जिसको बोलते हैं। ठीक, तो कोर का काम क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स को ले जाना है कि नहीं। तार तो हमने जोड़ा नहीं है, चुंबकीय फ्लक्स का ही तो पूरा खेल है भैया, और कोर का ट्रांसफार्मर में। ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। क्या कर रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग पूर्ण करना, मतलब पूरा फ्लक्स घूम जाना। दूसरा कार्य क्या है लेमिनेटेड कोर का, प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाओं को सेकेंडरी में से गुजारना, मतलब जो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स होगा वो इसी में से जाए, ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि इसी में से जाए, जिससे बाहर जाएगी तो लॉसेस होगा। ज़्यादा इसमें से जब जाएगा तो ज़्यादा ईएमएफ उत्पन्न होगा, लॉसेस कम होगा। इसीलिए जो कोर होता है किसका बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील का। ये भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।